3.5 में हम लोग को जो पढ़ना है सोयल रेनफोर्समेंट के बारे में। तो पहले ये जो टेक्निकल इंजीनियरिंग में एक टॉपिक करके होता था स्टेबलाइजेशन ऑफ सोयल, लेकिन ये वो चेंज कर दिया गया, हटा दिया गया है। अब उसके जगह सोयल रेनफोर्समेंट पढ़ना। तो सोयल रेनफोर्समेंट भी सोयल स्टेबलाइजेशन का ही एक पार्ट है। जैसे सोयल स्टेबलाइजेशन मेथड में हम लोग बहुत सारे मेथड्स पढ़ते हैं, जैसे मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन मेथड, केमिकल स्टेबलाइजेशन मेथड, और केमिकल के अंदर जैसे हम लोग लाइम स्टेबलाइजेशन मेथड, सीमेंट लाइम स्टेबलाइजेशन मेथड पढ़ते हैं, और कुछ कम्बिनेशन मेथड्स जो हम लोग एक ही स्टेबलाइजेशन मेथड में बहुत सारे मैकेनिकल टूल्स भी यूज़ करते हैं सोयल को स्टेबलाइज करने के लिए, और केमिकल मटेरियल भी यूज़ करते हैं सोयल स्टेबलाइज करने के लिए। तो जो सोयल स्टेबलाइजेशन मेथड में हम लोग मैकेनिकल मेथड यूज करते थे सोयल को स्टेबलाइज करने के लिए, ताकि ये सोयल की जो फेलियर कंपोनेंट हैं जैसे सेटलमेंट, एक्सेसिव बियरिंग कैपेसिटी, एक्सेसिव सेटलमेंट एंड स्लाइडिंग और ग्रेडेशन प्रॉब्लम, तो इन सबको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग सोयल स्टेबलाइजेशन मेथड यूज करते हैं। तो मैकेनिकल टूल्स के अंदर जैसे कोई हम लोग मैकेनिकल मीन्स सोयल के अंदर प्रोवाइड करके सोयल की जो फेलियर्स कंपोनेंट्स होते हैं, जो फेलियर्स जो एक्सेसिव सेटलमेंट होता है उसी को इम्प्रूव करते हैं, ताकि जो भी हमारा सुपर स्ट्रक्चर बना है, जो भी सुपर स्ट्रक्चर का लोड आ रहा है वो सेफली ट्रांसफ़र हो सके सोयल के अंदर। इसके लिए हम लोग ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो जितने भी स्ट्रक्चर हम लोग सोयल पे बनाते हैं, फाइनली जो स्ट्रक्चर लोड होता है सोयल के अंदर ही ट्रांसफ़र होता है। और यह डिज़ाइन करने के लिए जो टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए हमेशा यह टफ वर्क रहा है। तो यह प्रॉब्लम्स जब भी हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है, जैसे एक्सेसिव सेटलमेंट हो गया, क्रिटिकल बियरिंग कैपेसिटी हो गया। क्रिटिकल बियरिंग कैपेसिटी इसका मतलब ये है कि जितने भी टाइप के सोयल होते हैं उनकी खुद की एक सेफ बियरिंग कैपेसिटी होती है। अगर लोड किसी कारणवश अगर अपने परमिसिबल वैल्यू से भी ज़्यादा अगर चला जा रहा है तो उस केस में फेलियर की कंडीशन सोयल के अंदर आने लगता है। तो जब कोई किसी सोयल के ऊपर हम लोग फाउंडेशन बनाए हैं और उसमें एक्सेसिव लोड जा रहा है और उसको रजिस्ट करने के लिए जिस सोयल के ऊपर फाउंडेशन हम लोग बनाए हैं वो अपनी सेफ बियरिंग कैपेसिटी से भी ऊपर जा रहा है और जस्ट फेल ही होने वाला है, तो उस कंडीशन में जो बियरिंग कैपेसिटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल बियरिंग कैपेसिटी। तो जब हम लोग एक्सेसिव एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं किसी फाउंडेशन के ऊपर, तो जैसे कि इसमें डेफिनेशन में दिया गया है, ऑल द स्ट्रक्चर्स बिल्ट ऑन द सोयल में एक्सपीरियंस अनकंट्रोल सेटलमेंट। यानी जब भी हम लोग किसी फाउंडेशन के ऊपर एक्सटर्नल लोड लगाते हैं तो ये समस्याएं आती हैं, यानी एक्सेसिव सेटलमेंट होता है, क्रिटिकल बियरिंग कैपेसिटी की पॉसिबिलिटी बनती है। तो दिस में नॉट मीट द डिज़ाइन रिक्वायरमेंट फॉर द जो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो ये समस्या होती है अगर आपका एक्सेसिव लोड है, आपका लोडिंग किया गया है इस स्ट्रक्चर के ऊपर, तो इसे इम्प्रूव करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो मेथड यूज़ किए वो होता था आपका सोयल स्टेबलाइजेशन मेथड। तो सोयल स्टेबलाइजेशन से जो मैक्सिमम समस्याएं हैं जो किसी सुपर स्ट्रक्चर के कारण जो लोड सोयल पर ट्रांसफ़र हो रहा था और ये फेलियर्स क्रिएट हो रहे थे बियरिंग कैपेसिटी और एक्सेसिव सेटलमेंट, उन्हीं को रिमूव करने के लिए, उन्हीं को स्टेबलाइज करने के लिए, उन्हीं को बैलेंस करने के लिए हम लोग ये मेथड यूज़ करते थे। तो काफ़ी हद तक ये कारगर रहा, लेकिन अब फिर भी जब भी जितने भी फेलियर्स कंडीशन हैं वह काफ़ी हद तक रिमूव हो रहा था, लेकिन एक जो फेलियर एजेंट का एक जो कंपोनेंट था वह सेटिस्फाई हम लोग नहीं कर पा रहे थे, उसको रजिस्ट नहीं कर पा रहे थे। जैसे अगर किसी सुपर स्ट्रक्चर का लोड किसी सोयल के ऊपर ट्रांसफ़र होता है तो फुटिंग या जो फुटिंग के नीचे जो हमारा सोयल स्ट्रेटा है वो भी एज ए बीम की तरह बिहेव करता है, एज ए रजिस्टिंग मटेरियल की तरह बिहेव करता है, स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करता है। यानी सुपर स्ट्रक्चर से अगर किसी
फाउंडेशन के ऊपर लोड आ रहा है, फाउंडेशन के ऊपर लोड आ रहा है तो वह किसी भी नेचर में लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो ऊपर से हम लोग एक्सटर्नल लोड लगा रहे हैं, बिल्डिंग का जो भी लोड ट्रांसफ़र हो रहा है सोइल के ऊपर, वो किस नेचर का हम लोग अप्लाई कर रहे हैं या कैसे वो ट्रांसफ़र होकर सोइल में जा रहा है। तो वो हो सकता है बेंडिंग के फॉर्म में जाए, वो हो सकता है शियर के फॉर्म में जाए, वो हो सकता है टोजन के फॉर्म में जाए, वो हो सकता है कंप्रेशन के फॉर्म में जाए, हो सकता है वो टेंशन के फॉर्म में जाए। तो जैसे जैसे जिस तरह का फोर्स कंपोनेंट हमारे सोइल के ऊपर ट्रांसफ़र होता है, उसको रजिस्ट करने के लिए सोइल के अंदर भी उसी तरह के स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। तो उसमें जो एक्सटर्नल लोड का जो कंपोनेंट, अगर सपोज करिए उसमें टेंशन जनरेट हो, टेंशन फॉर्म में लग रहा है सोइल के ऊपर, तो उसको रजिस्ट करने के लिए हम सोइल स्टेबलाइजेशन मेथड में ऐसा कोई भी मेथड नहीं यूज करते थे जो टेंशन को फाइनली रिमूव कर सके। तो उसी को रिमूव करने के लिए मैकेनिकल टू मेथड स्टेबलाइजेशन मेथड में हम लोग यूज करते हैं कि कैसे किसी टेंशन फेलियर से हम लोग बच सकें। तो उसके लिए हम लोग ऐसे मटेरियल्स यूज करने लगे सोइल को स्टेबलाइज करने के लिए जो टेंसाइल इन नेचर हो, जो टेंशन फेलियर को रिमूव कर सके कम्प्लीटली। तो उसके लिए हम लोग सीट के फॉर्म में या हो सकता है ग्रास रूट्स या नेट फॉर्म में बहुत सारे मटेरियल हम लोग यूज करने लगे जो टेंशन, जो एज ए टेंशन मेंबर की तरह काम कर रहा था, जो टेंशन फेलियर क्रिएट हो रहा था सोइल में ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, उसको हम लोग कम्प्लीटली रजिस्ट कर सकें। तो सोइल स्टेबलाइजेशन सबसे पहले देखते हैं कि सोइल स्टेबलाइजेशन में क्या होता है, एडवांटेज क्या था। तो सोइल स्टेबलाइजेशन इज द चेंज ऑफ दिस अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी, यानी जो भी हम लोग एक्सटर्नल लोड आ रहा था ऊपर से सुपर स्ट्रक्चर का, तो उसके कारण जो एक्सेसिव सेटलमेंट और चांस ऑफ क्रिटिकल बियरिंग कैपेसिटी जनरेट हो रही थी, उसको हम लोग काफ़ी हद तक जो इम्प्रूव कर सकें, रजिस्ट कर सकें। तो सोइल स्टेबलाइजेशन से हम लोग काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर लिए थे। तो बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड है सोइल को स्टेबलाइजेशन करने के लिए। हो सकता है वो हम लोग ग्रेडेशन के थ्रू करें, ग्रेडिंग करके थ्रू मिला के करें, या पार्टिकल साइज को रिप्लेसमेंट या कंपेक्शन करके करें, या तो मैक्सिमम जो सोइल स्टेबलाइजेशन हम लोग अप्लाई करते थे ग्राउंड ऑन ग्राउंड ही करते थे। तो स्टेबलाइजेशन इज द मेथड ऑफ ब्लेंडिंग अ डिफरेंट सोइल इज or adding additive to the soil to improve the characteristics of the soil such as strength, durability, gradation and plasticity, which making the soils more stable. तो स्टेबलाइजेशन में हम लोग क्या करते थे कि हो सकता है कि एक सोइल के साथ दूसरा सोइल हम लोग मिक्स करके स्टेबलाइज कर रहे हो सोइल को, ठीक है, और तो फाइनली या कुछ एडिटिव मटेरियल जो बाहर से हम लोग उसके अंदर रिप्लेस करके कर रहे हो, स्टेबलाइज कर रहे हो सोइल को। तो एडिटिव मटेरियल एंड इंसर्ट मटेरियल जो बाहर से हम लोग ऐड करते हैं जिससे कि सोइल की जो फिर रिमूव है या जो फेलियर कंडीशन जनरेट हो रहे हैं वो इम्प्रूव हो जाए, जिससे हमारी बियरिंग कैपेसिटी सोइल की सफिशिएंट हो ताकि सेफली लोड ट्रांसफ़र हो सके सुपर स्ट्रक्चर में। तो स्टेबलाइजेशन मेथड के थ्रू हम लोग सोइल के अंदर जो फेलियर्स जनरेट हो रहे थे काफ़ी हद तक हम लोग इसको रिमूव कर लिए। जैसे इसके थ्रू हम लोग सोइल स्टेबलाइजेशन के थ्रू हम लोग स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं सोइल की, ड्यूरेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। ग्रेडेशन मतलब अगर मान लीजिए कोई मार्सी सोइल है या बहुत फाइन सोइल है एंड फाइन सोइल है और उसकी बियरिंग कैपेसिटी बहुत लो है, तो हम लोग किसी दूसरे ग्रेड के सोइल को उसके साथ मिक्स करके या उसको रिप्लेस करके अगर हम लोग सोइल को स्टेबलाइज कर रहे हैं तो वह ग्रेडेशन होता है। तो ग्रेडेशन के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सोइल की जो बियरिंग कैपेसिटी है उसको काफ़ी हद तक हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लास्टिसिटी भी इम्प्रूव होती है सोइल की। तो प्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अगर सोइल है और वो लिक्विड लिमिट है, लिक्विड लिमिट स्टेट में क्या होता है कि जो शियर स्ट्रेंथ या कह सकते हैं बियरिंग कैपेसिटी जो सोइल की होती है वह बहुत वीक होती है। तो अगर वीक है तो इसको आपको एडवांस करना पड़ेगा
इसको इन्हेंस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कुछ वाटर कंटेंट आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए कोई सोयल आप मिक्स कर रहे हैं ड्यूरिंग द स्टेबलाइजेशन मेथड, तो उससे क्या होगा कि जो वाटर कंटेंट है सोयल के अंदर वो रिड्यूस हो जाएगा, और जो सोयल का नेचर है जो किसी स्टेट में है वो दूसरे स्टेट में चली जाएगी। अगर मान लीजिए लिक्विड स्टेट में है तो वो प्लास्टिक स्टेट में चली जाएगी। इससे क्या होगा, सोयल की जो बियरिंग कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी। तो स्टेबलाइजेशन मेथड के थ्रू हम लोग प्लास्टिसिटी में भी इम्प्रूवमेंट करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था सोयल स्टेबलाइजेशन का। तो मेन ऑब्जेक्टिव सोयल स्टेबलाइजेशन का था आपका डिक्रीज कोहेसिवनेस या प्लास्टिसिटी। यानी अगर कोहेसिवनेस यानी आपका फाइन साइज का अगर सोयल है जिसकी बियरिंग कैपेसिटी लो है तो उसको हम लोग रिड्यूस करते थे, ठीक है। और सेकेंड था डिक्रीज वॉल्यूम एक्सपेंशन और कंप्रेसिबिलिटी। तो डिक्रीज वॉल्यूम एक्सपेंशन यानी अगर किसी सोयल में इस तरह का बिहेवियर है कि वो लोड के अंडर में जल्दी एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जैसे ब्लैक कॉटन सोयल, तो उसको हम लोग इम्प्रूव करें ताकि उसमें श्रिंकेज या स्वेलिंग बहुत कम हो। तो श्रिंकेज या स्वेलिंग कम होगा तो लोड बियर करने की क्षमता बढ़ जाएगी उस सोयल की। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है या श्रिंकेज या स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है सोयल के अंदर उसको डिक्रीज करते हैं स्टेबलाइजेशन मेथड के थ्रू। तो कंप्रेसिबिलिटी हम लोग डिक्रीज करते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब भी होता है कि श्रिंकेज को कम करना। तो वैसे तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है डिक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू एनी स्टैटिक लोड, यानी किसी लोड के अंडर में अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो इस प्रोसेस को इसे हम बोलते हैं हम लोग कंप्रेसिबिलिटी। तो इसको हम लोग इम्प्रूव कर सकें, इसको कम कर सकें किसी सोयल के अंदर अगर ये एक्टिविटी हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि बियरिंग कैपेसिटी या लो बियरिंग कैपेसिटी क्या है, लो हो जाएगी और एक्सेसिव सेटलमेंट होने लगेगा। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज स्ट्रेंथ। तो स्टेबलाइजेशन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, बियरिंग कैपेसिटी को इन्हेंस करते हैं। इसका मतलब ये है इंक्रीज इन स्ट्रेंथ। अब मेथड ऑफ सोयल स्टेबलाइजेशन, जैसे कि मैं बताया था कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं सोयल स्टेबलाइजेशन मेथड के। फर्स्ट है मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन, केमिकल के ही दोनों कंपोनेंट होते हैं, सीमेंट और लाइम, और कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल स्टेबलाइजेशन। तो मैकेनिकल में क्या है, किसी मैकेनिकल टूल्स के थ्रू हम लोग सोयल को स्टेबलाइज करते थे, जैसे प्लेट्स या नेट्स या कोई यूनिफॉर्म मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन बार के फॉर्म में, थ्रेड के फॉर्म में नेट बना के हम लोग उस लेयर के फॉर्म में सोयल के अंदर डालते थे, और इससे क्या होता था, सोयल का जो फेलियर कंपोनेंट होता वो क्या होता, रिड्यूस होता था। तो मैकेनिकल में होता है। केमिकल में अगर किसी ड्यूरिंग इम्प्रूवमेंट ऑफ द सोयल व्हेन एनी रिएक्शन विच अकर इन द फॉर्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन, तो दैट मेथड इज नोन एज द केमिकल स्टेबलाइजेशन मेथड। तो केमिकल में क्या करते हैं कि अगर आपको प्रोसेस कराना है, स्टेबलाइज करना है, और उस दौरान अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है स्टेबलाइजेशन के, जैसे आप सीमेंट ले लीजिए या लाइम ले लीजिए, अगर किसी सोयल के साथ मिक्स करेंगे तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस होगा। जैसे सीमेंट हम लोग कहीं भी देखते हैं, सीमेंट का यूज़ करते हैं तो हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, लाइम इसमें करते हैं तो कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है। तो ऐसे ही या स्लैकिंग होती है। तो ये सब कभी भी किसी दूसरे मटेरियल के साथ आप मिक्स करेंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा। तो अगर किसी स्टेबलाइजेशन के थ्रू अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो उसको हम लोग उस स्टेबलाइजेशन मेथड को हम लोग केमिकल स्टेबलाइजेशन मेथड में कैटेगराइज करते हैं। लास्ट है आपका कम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल। अगर किसी सोयल को स्टेबलाइज कर रहे हैं और उस दौरान स्टेबलाइजेशन प्रोसेस के दौरान आप कोई मैकेनिकल टूल्स का भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए वायर नेट यूज़ कर रहे हैं, पॉलीमर यूज़ कर रहे हैं, और केमिकल स्टेबलाइजेशन प्रोसेस के जो मटेरियल्स हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे लाइम है, सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं ये सारी एक्टिविटी, तो वह आता है आपका कम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल स्टेबलाइजेशन प्रोसेस में। तो रेनफोर्स सोयल फाइनली में हम लोग पढ़ रहे थे कि रेनफोर्स सोयल हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं, अगर कोई सोयल है और उसमें टेंशन फेलियर बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको रिड्यूस करना है, तो हम लोग किसी मटेरियल को यूज़ करेंगे जो एज ए टेंशन की तरह
ट्रीट करता हो। जैसे हम लोग आरसीसी में जैसे हम लोग जब बिल्डिंग बनाते थे पहले पीसीसी बनाते थे, उसमें मैक्सिमम जो मेजर समस्याएं आती थी कि उसमें टेंशन में रजिस्ट नहीं होता था, क्योंकि कंक्रीट क्या होता है, हाईली कंप्रेसिव होता था, कंप्रेसिव नेचर का होता था। तो जब हम लोग बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर अगर पीसीसी बनाते थे तो जो कंप्रेसिव एक्सटर्नल लोड के या जो ट्रांसवर्स लोडिंग होती थी, ट्रांसवर्स लोडिंग रजिस्ट हो जाता था, लेकिन जो टेंशन क्रिएट होता था वह रजिस्ट नहीं हो पाता था। तो टेंशन के कारण कुछ दिन तक स्ट्रक्चर हमारा बरकरार रहता था, बना रहता था, लेकिन कुछ टाइम बाद वह टेंशन के कारण और टेंशन क्रैक के फॉर्म में स्ट्रक्चर क्या होता था, फेल हो जाता था। तो उस टेंशन को रजिस्ट करने के लिए हम लोग बहुत सारे टेंशन मेंबर को यूज किए, टेंशन मटेरियल को यूज़ करिए, जो टेंशन जिसके अंदर टेंशन होता है, एल्युमिनियम, जिंक, कापर, स्टील, वुड, बम्बू सब यूज किए। तो फाइनली जो हमारा सेट हुआ था आपका, हम लोग जैसे जानते हैं कि स्टील हुआ, आयरन हम लोग यूज करते थे। उसके पीछे रीज़न यह था कि वो सूटेबल रहा ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट के कारण। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग ऐसी मटेरियल यूज़ करते हैं जो एज ए टेंशन मेंबर की तरह काम करे और कोई एक्स्ट्रा फेलियर क्रिएट ना करे। तो वो सब हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं और लेयर फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो उस सोयल को जहाँ पे हम लोग कोई रेनफोर्सिंग मटेरियल यूज़ करके सोयल काम कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उस सोयल को हम लोग रेनफोर्स सोयल कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या दिया है, रेनफोर्स सोयल इज ए कम्बिनेशन ऑफ सोयल एंड लीनियर रेनफोर्सिंग स्ट्रिप, यानी लेयर में या कई लेयर में सोयल होगा, कम्बिनेशन होगा सोयल का, और उसमें रेनफोर्सिंग जो रेनफोर्समेंट मटेरियल होगा उसको स्टिफ फॉर्म में या नेट फॉर्म में या प्लेट फॉर्म में उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं, दैट आर कैपेबल ऑफ बियरिंग लार्ज टेंशन स्ट्रेस। इसलिए हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं जिससे कि जो टेंशन में फेल हो रहा था वो कम्प्लीटली रजिस्ट हो जाए। द एनफोर्समेंट प्रोवाइडेड बाय दिस स्ट्रिप अनेबल द मोस्ट टू रजिस्ट टेंशन। तो ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो स्ट्रिप प्रोवाइड करने का एक ही बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि जो टेंशन में फेल हो रहा था वो फेलियर अब क्रिएट ना हो। सोयल एलोन कुड नॉट, जो सोयल मतलब अब खुद के कारण या अकेले फेल ना हो। द सोर्स ऑफ दिस रेजिस्टेंस to tension in the internal friction of soil between the stresses that the created within। तो जब भी हम लोग कोई टेंशन मटेरियल यूज करते हैं रेनफोर्स सोयल के अंदर, तो जो टेंशन में रजिस्टिंग होता है, यह प्रोसेस होता था इंटरफेस के कारण। तो इंटरफेस किसका, सोयल और जो रेनफोर्सिंग मटेरियल है उसका कॉन्टेक्ट लेन होता है, उसके इंटरफेस के थ्रू जो फ्रिक्शन जनरेट होता था उसके कारण हमारा टेंशन क्या होता था, रजिस्ट होता था, ट्रांसफर होता था साइड में। देखते हैं प्रॉपर्टी या एडवांटेज ऑफ रेनफोर्स सोयल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी या एडवांटेज है स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ अर्थ फिल आर नीडेड, बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पॉइंट। तो अगर हम लोग रेनफोर्स सोयल का कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो सपोज करिए अगर कहीं पे 10 मीटर हाइट बनाना पड़ रहा था उस पूरे स्ट्रक्चर के लोड को बियर करने के लिए, तो अब आप कम हाइट तक भी सोयल फिल बनाएंगे या वो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वह इजीली या सेफली इफिशिएंटली लोड को रजिस्ट कर जाएगा। जैसे हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं, अगर कोई मान लीजिए फ्रेश फील सोयल है और उसके थ्रू अगर वाटर फ्लो कर रहा है, तो जब भी वाटर जाएगा तो उस पर एक पाथ मार्क बनाते हुए जाता है, उसको यूज करते हुए जाएगा। लेकिन अगर उस पर ग्रासी क्योंकि जो उसके ग्रास के रूट होते हैं वो सोयल के अंदर टेंशन मेंबर की तरह काम करने लगते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के साथ साथ जो टेंशन में फेलियर होना चाहिए, जो इरोजन होना चाहिए, उसको भी वो रजिस्ट करते हैं साथ। तो अगर उसमें टेंशन मेंबर हम लोग यूज किए हैं सोयल के अंदर टेंशन को रजिस्ट करने के लिए, उस मटेरियल के साथ अगर हम लोग उस सोयल के साथ हम लोग अगर कहीं पे फील या कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं आर्दन का, तो कम हाइट तक भी या कम क्वांटिटी तक भी हम लोग बनाएं तो हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। सेकंड है स्टीपर इम्बैंकमेंट स्लोप रिड्यूस द लैंड।
तो जैसे ये है कि एम्बैंकमेंट के केस में जब भी हम लोग एम्बैंकमेंट बनाते हैं तो साइड स्लोप भी होता है। तो एम्बैंकमेंट चाहे वो रोड का हो चाहे कैनाल का हो, जो भी एम्बैंकमेंट का स्लोप होता है, तो स्लोप को मेंटेन करने के लिए हो सकता है कि हमारा जो फील है सोयल बनाए हैं, काफ़ी क्वांटिटी में बनाए हैं, उसके बाद आप स्लोप प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि शार्प ना हो, ज़्यादा शार्प या स्टीपर हो जाएगा तो जल्दी फेल हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें अगर वो सोयल आपका रेनफोर्स सोयल है, तो अगर कम क्वांटिटी का है, कम डेप्थ तक है, एम्बैंकमेंट बनाए हैं और स्टीपर भी है, तब भी वो फेल नहीं होगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट एडवांटेज है। थर्ड है आपका कंस्ट्रक्शन कैन बी डायरेक्टली डन ऑन सॉफ्ट ग्राउंड। तो ये तो जैसे मान लीजिए कोई फ्रेशी सोयल है, फील है, और उससे स्ट्रक्चर बनाना किसी सॉफ्ट लैंड पे, तो उस पर स्लाइडिंग होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर रेनफोर्स सोयल है तो ऑलरेडी हम लोग फ्रिक्शन उसमें जनरेट कर रहे हैं, ऑलरेडी उसमें फ्रिक्शन वर्क कर रहा है बिटवीन द इंटरफेस या ऑन इंटरफेस बिटवीन द सोयल एंड रेनफोर्सिंग मटेरियल। तो ऑलरेडी उसमें फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, तो उसमें स्लाइडिंग जल्दी नहीं होगा, फेलियर क्रिएट नहीं होता है। तो हम लोग अगर कहीं पे रेनफोर्स सोयल यूज कर रहे हैं या उससे यूज करके कोई कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली किसी सॉफ्ट ग्राउंड पे भी हम लोग ये बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। द टेक्निक सी इज़ नॉट ए सेपरेट ऑपरेशन इन द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस बट इज ए पार्ट ऑफ प्लेसिंग एंड कंपेक्शन ऑफ द अर्थफिल। तो कोई ये नया टेक्निक नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट करके, यानी जो सोयल के अंदर रेनफोर्सिंग मटेरियल यूज करके हम लोग इस टेक्निक को यूज करते हैं, जिससे काफ़ी हद तक जो फेरियस कंपोनेंट होते हैं सोयल में वो रिच हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर कैन ऑफ्टन बी बिल्ट मोर क्विकली देन कन्वेंशनल मेथड। तो जैसे मान लीजिए फ्रेशी फील्ड से हम लोग कहीं स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे अर्दन डैम बना रहे हैं, तो बार बार उसको उसके लेयर में डालेंगे, फिर उसमें वाटर का स्प्रिंकलिंग करेंगे, चाहे रोड बना रहे हैं, फिर उसको कंपैक्शन करेंगे, फिर दूसरा ले लेंगे, फिर वाटर का स्प्रिंकल करेंगे, फिर उसको कंपैक्शन करेंगे। तो यह प्रोसेस काफ़ी लेंदी हो जाता है। लेकिन अगर रेनफोर्स सोयल है तो ज़्यादा कंपैक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कम्पैक्टेड है। रेनफोर्स सोयल हम लोग लेयर में डालते हैं, कोई सीड डालेंगे, फिर उसके ऊपर सोयल डालेंगे, फिर इस तरह से बनाते हैं। तो वो ऑलरेडी कम्पैक्टेड है, ऑलरेडी वो क्या है, बियर्ड है, तो ज़्यादा टाइम तक नहीं लगेगा कंपैक्शन प्रोसेस करने में। तो आप जल्दी बना सकते हैं स्ट्रक्चर को कन्वेंशनल मेथड के कंपेयर में। इट प्रोवाइड्स ए टेंशन रेजिस्टिंग फोर्स। तो हम लोग ये तो पढ़े हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है रेनफोर्स सोयल का, कि अगर एक्सटर्नल लोड के अंदर में टेंशन क्रिएट हो रहा है सोयल के अंदर, तो उसको रजिस्ट करने के लिए हम लोग सोयल के अंदर कोई रेनफोर्सिंग मटेरियल यूज़ करते हैं जो टेंशन रजिस्ट कर सके। नेक्स्ट है आपका हाई सिस्मिक लोड रजिस्टेंस। तो अगर हाई सिस्मिक लोड रजिस्टेंस, तो अगर उसमें रेनफोर्स है तो क्या करता है कि अगर कोई भी फोर्स उसके ऊपर लगेगा, तो अगर मान लीजिए रेनफोर्सिंग मटेरियल यूज किए हैं तो वह जल्दी ट्रांसफ़र कर देता है। तो ऐसे ही अगर सिस्मिक लोड आपको क्रिएट हो रहा है, तो जो रेनफोर्सिंग मटेरियल हम लोग डाले हैं वह क्या करता है, एक एंड से दूसरे एंड पे तुरंत ट्रांसफ़र करेगा, जिससे क्या होगा, पूरी फील्ड जो होगी, पूरी फील्ड स्ट्रक्चर होगी, पूरी कंपैक्टेड स्ट्रक्चर होगी, वह फेल नहीं होता इजीली। नेक्स्ट है यूज इन द वेरियस सोयल रिटेनिंग स्ट्रक्चर। तो हम लोग जो सोयल रेनफोर्समेंट है आज के टाइम में बहुत सारी स्ट्रक्चर बनाने में यूज़ करते हैं, जैसे रिटेनिंग वॉल और एज ए सेपरेटर, एज ए फिल्टर, एज ए ड्रेनेज। तो बहुत सारी स्ट्रक्चर हम लोग आज के बनाते हैं, सेलो फाउंडेशन में भी यूज़ करते हैं, तो ये भी एडवांटेज है। तो जो सोयल रेनफोर्समेंट होता है मोस्टली इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैक्रो रेनफोर्समेंट और माइक्रो रेनफोर्समेंट। और मैक्रो को फर्दर क्लासिफाई किया गया दो फॉर्म में, एक तो वुमेन रेनफोर्समेंट, दूसरा नॉन वुमेन रेनफोर्समेंट। तो जो माइक्रो में हम लोग माइक्रो का जो वुमेन रेनफोर्समेंट होता है, माइक्रो में हम लोग देखते हैं कि
जो हम लोग रेनफोर्समेंट डाल रहे हैं सीड फॉर्म में, नेट फॉर्म में, वो कितना डेंस है, कितना एयर्ड है, इस पे ध्यान देते हैं। तो माइक्रो रेनफोर्समेंट के अंदर हम लोग इसमें जो नेट बनाते हैं, जो ग्रिड बनाएंगे, रेनफोर्सिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, रेनफोर्सिंग मटेरियल या लेयर बनाएंगे, तो उसको देखते हैं कि किस फॉर्म में है, नेट फॉर्म में है कि ज़्यादा डेंस है, एयर्ड है, एयर पास होगा कि नहीं। तो उसके बेसिस पे जैसे एक होता है वुमन रेनफोर्समेंट, तो वुमन में क्या होता है, कि ये हाईली डेंस होता है और एयर ज़्यादा पास नहीं होता है। तो अगर इस तरह से कोई स्ट्रक्चर बना है, कोई रेनफोर्सिंग मटेरियल हम लोग तैयार किए हैं, तो उसे होता है वुमन। और नॉन वुमन में क्या होता है कि जो फोर्सिंग मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में, वह उसमें काफ़ी गैप होता है और उससे एयर ज़्यादा पास होती है, तो वह नॉन वुमन के फॉर्म में डाल रहे हैं आरसीसी के अंदर। वैसे ये थ्रेड फॉर्म में या वायर के फॉर्म में हम लोग नेट तैयार कर लेते हैं और उसी को लेयर में डालते हैं। तो रेनफोर्स एलिमेंट में जो रेनफोर्स एलिमेंट के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, क्या किस फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो ये मुझसे जो यूज़ करते हैं उसके बारे में है। तो जो रेनफोर्सिंग एलिमेंट में भी मेटेलिक, तो या तो कोई मेटल हो सकता है, पॉलीमर हो सकता है, इवन नेचुरल मटेरियल कोई हो सकता है, बट तो जो भी हम लोग रेनफोर्सिंग मटेरियल यूज़ करेंगे, तो या तो मेटल का बना होगा, या तो पॉलीमर का होगा, या तो कोई नेचुरल बिल्ट मटेरियल होगा, और जिसको हम लोग फैब्रिकेट करके, बार बार फैब्रिकेट करके स्टिफ फॉर्म में, ग्रिड फॉर्म में, मेश फॉर्म में, नेट फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। तो वही उसी बारे में दिया है। फैब्रिक सीट के फॉर्म में सोइल के अंदर डालते हैं, जिससे हमारा कि जो भी एक्सटर्नल लोड फाउंडेशन के ऊपर आ रहा था और फाइनली सोइल के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा था, तो जो भी टेंशन क्रिएट हो रहा है उसको रिड्यूस कर सकें। तो मोस्टली जो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, जो सीट यूज़ करेंगे तो या नेट बना होता है, जियोसिंथेसिस यूज़ करते हैं। तो जियोसिंथेसिस रेनफोर्सिंग का मतलब यह है कि जियोसिंथेसिस मीन्स होता है कि कोई पॉलीमर मटेरियल, इसके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो जियोसिंथेसिस मतलब कोई नेचुरल पॉलीमर या कोई आर्टिफिशियल पॉलीमर फॉर्म में हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और उसको एज ए टेंशन मेंबर की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो जियोसिंथेसिस रेनफोर्सिंग मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं सोइल स्टेबलाइजेशन मेथड में, मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन के अंदर आता है। तो अगर एप्लीकेशन भी आपसे पूछा जा रहा है कि रेनफोर्स सोइल के एप्लीकेशंस क्या हैं, तो इसके जो टाइप्स हैं जियोसिंथेसिस रेनफोर्सिंग का, उस टाइप को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो भी एप्लीकेशन में आता है कि क्या कि जो जियोसिंथेसिस रेनफोर्सिंग मटेरियल होता है कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, तो ये भी एप्लीकेशंस में आ सकता है। तो जैसे बहुत सारे जियोसिंथेसिस मटेरियल जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, वो हम लोग यूज़ करते हैं एज ए रेनफोर्सिंग सोइल की तरह। तो पहला है आपका जियो टेक्सटाइल। तो जियो टेक्सटाइल यानी जितने भी फेलियर कंपोनेंट की सोइल के अंदर एक्सटर्नल लोड के अंदर में हो सकता है, उन सबको इन्हेंस करने के लिए, उन सबको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग जियो टेक्सटाइल मटेरियल यूज़ करते हैं, जियोसिंथेटिक रेनफोर्सिंग यूज़ करते हैं। सेकंड है आपका जियो ग्रिड। तो जियो ग्रिड मोस्टली हम लोग तब यूज़ करेंगे जब किसी सोइल में बियरिंग समस्या ज़्यादा होती है एक्सटर्नल लोड के अंदर में, यानी बियरिंग कैपेसिटी में फेल हो रहा है, तो जियो ग्रिड हम लोग केवल यूज़ करते हैं। जियो नेट हम लोग तब यूज़ हैं जब आपका ड्रेनेज एबिलिटी कहीं बढ़ाना हो, ड्रेनेज की समस्या हो, या उसको इन्हेंस करना है। तो अगर इस तरह के किसी सोइल के अंदर एक प्रॉब्लम हो रहा है, कोई फेस करना पड़ रहा कोई प्रॉब्लम, तो वहाँ पे हम लोग जियो नेट प्रोवाइड करते हैं और जियो मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं जैसे फिल्ट्रेशन पर्पज़ के लिए। तो यानी कहीं पे अगर सोइल के थ्रू फिल्ट्रेशन आपको वर्क कराना है, तो वहाँ पे हम लोग जियो मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं एज ए
रेनफोर्सिंग। और नेक्स्ट लास्ट आपका जियो कंपोजिट। तो अगर किसी सोयल में यानी बहुत कोई मल्टीपल फेलियर्स हो रहे हैं और उनको आपको रजिस्ट करना है, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं जियो कंपोजिट। इनके अलावा बहुत सारे और यूज हैं आपका आज रेनफोर्स सोयल का, जैसे टू कंस्ट्रक्ट वर्टिकल वॉल एंड अबूटमेंट। तो हम लोग जैसे पढ़े थे एप्लीकेशन में, वर्टिकल वॉल बनाना है, कहीं स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम लोग रेनफोर्सिंग सोयल बनाने में बहुत आसानी होती है। तो वही कहीं वर्टिकल वॉल हम लोग बनाना है या अबूटमेंट बनाना है, तो वहाँ पे हम लोग रेनफोर्स सोयल यूज करते हैं। स्लोप ऑफ एम्बैंकमेंट ये भी पढ़ चुके हैं एडवांटेज में, कि कहीं भी अगर स्लोप अगर देना है तो मैक्सिमम प्रयास करते हैं कि वहाँ रेनफोर्सिंग सोयल यूज़ करें, जिससे कि वहाँ पे इरोजन कम हो और फेलियर कम हो। अनप्योर्ड रोड, तो अगर केवल एयर ड्राई सोयल यूज़ किए हैं रोड बनाने में, तो वहाँ पे फ्रिक्शंस क्रिएट नहीं होता, फ्रिक्शन जनरेट नहीं होता है, और स्लाइडिंग या स्कीडिंग बहुत ज़्यादा होगा व्हीकल में या ह्यूमन बीइंग के लिए, और इरोजन भी बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर अनप्योर्ड बनाना है और केवल फ्रेश सोयल हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग रेनफोर्स सोयल यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे फ्रिक्शन प्रॉपरली वर्क करेगा और स्लाइडिंग की समस्या नहीं होगी। दूसरी बात, इरोजन कम होगा और बियरिंग कैपेसिटी अभी बरकरार रहेगी उस सोयल की। तो इसलिए जब भी अनप्योर्ड रोड बनाते हैं तो मैक्सिमम प्रयास करते हैं वहाँ पे कि रेनफोर्स वाले ही यूज करें। अगर कहीं पे सोयल का मैट्रिसेस तैयार करना है या फाउंडेशन के लिए कोई मैट्रिसेस प्रोवाइड करना है, जिससे कि स्टेशन बहुत स्मूथली होते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, यूज टू इंक्रीज बियरिंग कैपेसिटी। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर बियरिंग कैपेसिटी को इन्हांस करना है तो सोयल स्टेबलाइजेशन मेथड बहुत बेस्ट है। और सोयल स्टेबलाइजेशन मैकेनिकल टूल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मैकेनिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं जो रेनफोर्सिंग सोयल है। तो इससे भी हम लोग क्या करते हैं, सोयल की बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। उसके बाद यूज फॉर सबग्रेड स्टेबलाइजिंग। तो सबग्रेड यानी ग्रेड के कारण अगर आपको बियरिंग कैपेसिटी या एसएससी सेटलमेंट हो रहा है, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, ग्रेड को अपग्रेड करते हैं। ग्रेड को किसी दूसरे, यानी अगर कोई पार्टिकुलर साइज का कोई सोयल है, तो उसको हम लोग दूसरे साइज के सोयल से क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं या मिक्सअप करते हैं। और उससे हम लोग क्या करते हैं, सोयल की जो फेलियर कंपोनेंट हो रहा था उसको हम लोग काफ़ी हद तक रजिस्ट करते हैं। तो यही होता है आपका सबग्रेड स्टेबलाइजिंग। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, सोयल को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर लेते हैं। यूज फॉर एम्बैंकमेंट और वीकर फाउंडेशन, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। यूज फॉर रिटर्निंग वाले भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें फिगर में ही दिखाया गया कि रिटर्निंग वाला अगर आपको रेनफोर्स सोयल यूज़ करके बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले कोई सोयल के कुड्डे तक हम लोग का स्प्रेड करेंगे और उसको कंपेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका रेनफोर्सिंग मटेरियल यूज़ करेंगे, लेयर फॉर्म में डालते हैं तो लेयर डाल देंगे, फिर इसके बाद सोयल डालते हैं कुछ हाइट तक, फिर उसको कंपेक्ट करते रहेंगे, फिर उसके बाद आपका रेनफोर्सिंग मटेरियल डालेंगे, फिर उसको सोयल डालेंगे, फिर कंपेक्ट करेंगे। तो इस तरह लेयर फॉर्म में डाल के जितनी डेप्थ तक आपको जितनी हाइट देना है रिटर्निंग वॉल का, उतनी हाइट तक आप ये प्रोसीजर यूज करके हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्स सोयल। तो प्रिंसिपल, जैसे कि हम लोग बार बार यही बातें किए हैं कि इसके प्रिंसिपल क्या है, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, जो रेनफोर्स सोयल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी सोयल के ऊपर सुपर स्ट्रक्चर के थ्रू जो लोडिंग जा रहा है, जिसको सोयल क्या करता था, सेफली ट्रांसफ़र करता था ताकि फेलियर क्रिएट ना हो। तो अगर उस सुपर स्ट्रक्चर के लोड में अगर मान लीजिए टेंशन फोर्स है, तो उसको रोकने के लिए, उस टेंशन फोर्स को रजिस्ट करने के लिए सोयल के अंदर भी टेंशन फोर्स होना चाहिए। जबकि कंक्रीट की तरह सोयल भी क्या होता है, हाईली कंप्रेसिव होता है और टेंशन में ये भी फेल हो जाता है। तो इस फेलियर को रजिस्ट करने के लिए यह जो इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन और उसके अंदर रेनफोर्स सोयल, ये हम लोग यूज किसी
टेंशन नंबर को यूज करके टेंसाइल फोर्स क्रिएट करना, जिससे कि जो सोइल के अंदर टेंशन फेलियर हो रहा है किसी टेंशन फोर्स के अंडर में, वो फेलियर कम्प्लीटली रजिस्ट हो जाए और जो सोइल का स्टेटा है वो हमेशा बैलेंस कंडीशन में बना रहे, और जो भी सुपर स्ट्रक्चर का लोड जा रहा है ट्रांसफ़र होकर सोइल के ऊपर, वो स्मूथली और इफ़िशियंटली ट्रांसफ़र होता रहे, जिससे कि एक्सेसिव सेटलमेंट ना हो, जिससे कि क्रिटिकल बियरिंग कैपेसिटी का सिचुएशन ना बने। तो इन सब फेलियर को रोकने के लिए और रोकने के साथ साथ सुपर स्ट्रक्चर के लोड को स्मूथली ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग जो सोयल रेनफोर्समेंट यूज करते हैं। आज के लिए इतना ही।